Hello students, so today we are going to read a poem. Name of the poem is Ozymandias, written by P.B. Shelley. Student, this poem conveys a very important message. There always has been a general tendency of humans that they want to be memorized, they want to be remembered in future. लोगों की एक जनरल टेंडेंसी होती है कि लोग उनको याद रखें, उनके मरने के बाद भी उनके अचीवमेंट्स को, उनके किए गए कारनामे को। ये एक जनरल टेंडेंसी हमेशा से रही है। हर व्यक्ति अपने लेवल पे ट्राई करता रहा है हमेशा से, फ्यूचर जनरेशन में लोग उसको याद रख सके, उसके नाम को, उसके काम को। ये सब हमेशा से एक ह्यूमन टेंडेंसी रही है। सोचो राजा महाराजा लोग पास्ट टाइम का कितना कुछ करते रहे होंगे इसके लिए कि लोग उनको याद रखे, आने वाले जनरेशन के लोग। ऐसा सोच का कोई पॉइंट नहीं है कि लोग आपको मरने के बाद याद रखें, आपके कामों को याद रखें, आपके नाम को याद रखें। उससे तुमको कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारा जो ये नाम है, तुम्हारा उस शरीर का नाम है, उस शरीर का पर्टिकुलर पहचान है सिर्फ उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। और ये जो बॉडी है ये एक रिसाइकलिंग प्रोसेस से गुजरेगा, क्योंकि वो एक मेटलिस्टिक चीज है, ठीक है। तो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा नाम रहे। मरना क्या हुआ? मरने का क्या मतलब हुआ कि तुम एक नेटवर्क हो जो एक पर्टिकुलर डिवाइस से कनेक्टेड है। तो तुम्हारा शरीर जब रिसाइकलिंग के प्रोसेस से गुजरेगा, डेथ मीन्स टू से दैट की द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ अ फिजिकल थिंग, ऑफ अ मेटलिस्टिक थिंग, कि जिन जिन चीज़ों से मिलकर तुम्हारा शरीर बना है उन सब चीज़ों में वापस से वो सभी मटेरियल मिल जाएंगे, ठीक है। तो तुम तो जहाँ थे वहीं पे हो, तुम एक नेटवर्क हो जो अभी उस डिवाइस से कनेक्टेड हो। तुम्हारा बॉडी एक डिवाइस है, फिर तुम किसी और डिवाइस से कनेक्टेड हो जाओगे। अभी यहाँ पे जो एक मोबाइल रखा हुआ है, ये मोबाइल अगर टूट जाएगा तो नेटवर्क थोड़ी मरेगा। जब नया मोबाइल आप लाओगे तो उस मोबाइल में वो नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। ये जो सोच ही है कि हमारे मरने के बाद हमारा नाम हो, हमारा काम को याद रखे लोग, तुम कौन से नाम और कौन से काम की बात कर रहे हो? जब सत्य में जाओगे तब तुमको पता चलेगा। और अगर नॉर्मल जनरल सेंस में भी देखें, अगर मैं स्पिरिचुअलिटी वाली सोच को एक सेकंड के लिए साइड कर दूं, तो भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि तुमको पता भी थोड़ी चलेगा तुमको लोग याद रख रहे हैं नहीं रख रहे हैं, तुमको लोग गाली दे रहे हैं, तुम्हारे मरने के बाद कुछ भी हो रहा है पृथ्वी पे, तुम्हारे नाम को, तुम्हारे काम को याद किया जा रहा है नहीं, जी रहे। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बॉडी के साथ क्या होता है उससे तो तुमको कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो फिर तुम्हारे नाम के साथ क्या होगा, तुम्हारे कर्मों के साथ क्या होगा, ये एक तुच्छ मानसिकता है। हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए कि जो हम नेटवर्क हैं, जो भी मैं नेटवर्क की बात किया कि आप जिस डिवाइस से कनेक्टेड हैं, आप अपने अंदर ये आभास करने की कोशिश करो कि वो जो नेटवर्क है वो आ कहाँ से रहा है, उसका सोर्स ऑफ नेटवर्क क्या है, अर्थात परमात्मा। तुम जो नेटवर्क हो, तुम आत्मा हो। नेटवर्क मतलब आत्मा, और जो सोर्स ऑफ नेटवर्क, जहाँ से नेटवर्क आ रही है, वो हुआ परमात्मा। तो तुम अपने भीतर जब उस आत्मा का आभास कर लोगे, यानी जब तुमको आत्मज्ञान हो जाएगा, तब तुम जाके परमात्मा से मिलोगे। ये जीवन का लक्ष्य है। लेकिन हम देखेंगे कैसे एक मेटलिस्टिक चीज़ों में उलझा हुआ एक प्राचीन काल का राजा था, किंग, जिसका नाम था ओzymandias, ठीक है। तो ये ओzymandias को क्या लगता था जीवन के बारे में, ये जानना यहाँ पे बहुत जरूरी है। छोटी सोच है, उसको भी लगता है कि मरने के बाद लोग उसको याद रखेंगे, उसके कामों को याद रखेंगे। उसको लग रहा था कि वो बहुत ही माइटी राजा हो गया है, उसने अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव कर लिया है। तो इस पोएम के थ्रू जो पीबी शैली हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हमें समझा रहे हैं, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है। दिस पोएम स्टूडेंट इज़ वेरी रेलिवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट टाइम, क्योंकि अभी ज़्यादातर लोगों की सोच ऐसी ही है जिनको बस वो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं। उनको लगता है कि वो जीवन में कितना कुछ कर लिए हैं, उन्होंने कितना कुछ हासिल कर लिया है, उनका जो अचीवमेंट्स है वो बहुत बड़ा है, इससे दूसरे लोग जलते हैं, उनके अंदर प्राइड आ गया है, उनके अंदर एरोगेंस आ गया है, वो अपने अचीवमेंट्स को बहुत बड़ा समझने लगे हैं। तो इस तरह की सोच को काउंटर करने के लिए एक परफेक्ट पोएम है। सो लेट्स रीड एंड सी कि पोएम क्या मैसेज दे रहा है। द पोएम बिगिंस एज आई। तो सबसे पहले आपको ध्यान देने की जरूरत है आई पे, कि आखिर ये आई कौन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो आई है ये हमारा पोएट है, पीबी शैली, ठीक है। समझ रहे हो पॉइंट? हमारा जो ये पोएट है आई, पीबी शैली, वो क्या बोल रही है, देखो। आई मेट ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। इट मीन्स जो हमारे पोएट है उनकी मुलाकात हुई एक ट्रैवलर से। और ये जो आपका ट्रैवलर है ये कहाँ से बिलोंग करता है? ही बिलोंग्स टू एन एंटिक लैंड। देखो स्टेप बाय स्टेप वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो हमारे पोएट हैं आई, ठीक है, ये किससे मिलते हैं? ही मेट अ ट्रैवलर, ठीक है, ट्रैवलर। और ये जो ट्रैवलर था ये कहाँ से बिलोंग करता था? दैट ट्रैवल बिलोंग टू एंटिक लैंड, ओके। ये यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा समझने योग्य बात है कि ये जो हमारे पोएट हैं ये सपोज दैट ये आपके
ये पीबी सैली हैं और ये पीबी सैली की मुलाकात होती है एक ट्रैवलर से, ठीक है। ये ट्रैवलर ओल्ड मैन की, इस ट्रैवलर को ओल्ड दिखाया गया है इस पिक्चर में क्योंकि ये एंटिक लैंड से बिलोंग करता था। तो मतलब ये किसी ऐसे जगह से बिलोंग करता था जो बहुत ही प्राचीन जगह है, हमारी भारत की तरह काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन वाली जगह है। तो ऐसी सिविलाइजेशन वाली जगह कौन है? वो है इजिप्ट, ठीक है, जिसका मॉडर्न नाम इजिप्ट है, प्रेजेंट नाम इजिप्ट है, ठीक है। तो इजिप्ट से ये बिलोंग करता था। एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि ये जो पोएम है हमारा ये कहाँ पे सेटअप है। तो ये जो पोएम है ये आपका सेटअप है इजिप्ट में। इसका सेटअप कहाँ पे है? इसका सेट है, द पोएम इज सेट इन इजिप्ट, इन एंशिएंट लैंड इजिप्ट, ठीक है। तो अभी जो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये जो हमारे पोएट है, ही मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड हु सेड। अब ये हु किसके लिए यूज हुआ है स्टूडेंट्स? हु यहाँ पे यूज हुआ है इस एंटिक ट्रैवलर के लिए, ट्रैवलर हु बिलोंग्स टू एंटिक लैंड। इन्होंने क्या बोला पोएट को? ये जो ओल्ड मैन है ये इस पोएट को क्या बताते हैं? वो पोएट अपने इस पोएम में लिखेंगे, ठीक है, जिस पोएम को अभी आप पढ़ रहे हो। So interestingly, the poet says that I met a traveler from an antique land who said, तो इस बूढ़े पर्सन ने पोएट को क्या बताया? इस ट्रैवलर जो एंटिक लैंड से बिलोंग करता था उसने पोएट को बताया, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट, ठीक है। तो स्टूडेंट पोएम के पहले ही लाइन से आपको क्या थीम निकल के सामने आ रही है? थीम निकल के सामने आ रही है आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ अचीवमेंट्स, ह्यूमन अचीवमेंट्स, मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स एंड इम्परमानेंस एंड ट्रांसिएंट ऑफ पावर या मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट की जो ट्रांसिएंट है यानी कि क्षणिकता है, जो परमानेंट नहीं है, जो टेम्पररी है, उसको दिखाने की कोशिश की जा रही है। और जो एक ह्यूमन टेंडेंसी है जनरली कि हम स्टैचूज बना देंगे बड़े बड़े किसी की याद में, भारत तो भरा हुआ है महात्मा गांधी के स्टैचूज से हर जगह जहाँ देखो, ताकि लोग गांधी को भूले नहीं। अरे कितने दिनों तक? अभी तो मान के चलो कि 100 साल मतलब नहीं हुए हैं, 80-90 साल हुए हैं, बट आने वाले 100, 150, 200, 250 सालों में क्या चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये तो ट्रांसिएंट ही हुआ ना, ये तो टेम्पररी ही हुआ। ऐसा थोड़ी है कि ये परमानेंट फॉरएवर आपने स्ट्रक्चर बना दिया और आने वाले हर जनरेशन को याद रहेगा। तो पोएट बहुत ही सिंपली आपको, जो ये पर्सन है ये बहुत ही सिंपली नरेट कर रहा है पोएट को कि इसने एंशिएंट लैंड में क्या देखा। ये तो ट्रैवलर है, हर जगह घूमता है, रिकॉर्ड करता है अपने जर्नी के डिटेल्स, अपने वॉयज पूरे अकाउंट मेंटेन करता है, रिकॉर्ड्स जो उस समय के ट्रैवलर्स हुआ करते थे। जैसे आपने चाइनीज़ ट्रैवलर्स का नाम सुना होगा, फाहिन, साओ शू शैंग। तो ये लोग आपका अलग अलग जगहों पे जाते थे, अपने बुक्स में पूरे रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स, डिटेल लिखते थे। तो ये भी एक ट्रैवलर है जो एंशिएंट लैंड से बिलोंग करता है। और ये ट्रैवलर हमारे पोएट को बता रहा है कि किसी एक जगह पे, चूंकि एंशिएंट लैंड पे ही वो देखा होगा, वो बता रहा है कि टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। मतलब वो एक्सप्लेन कर रहा है कि एक डेजर्ट एरिया है कहीं पे जो उसने देखा है, और उस डेजर्ट एरिया के बीच में टू वास्ट यानी बहुत बड़ा, वेरी बिग, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स, तो 2 लेक्स उसको दिखाई दिए, ठीक है, 2। और ये जो 2 लेक्स दिखाई दिए ना, ये बड़ा है, ठीक है, और ये लेक्स है बस, इसमें स्टोन्स नहीं है। जो आप पीछे देख रहे हो बैकग्राउंड में, ये लेक्स हैं सिर्फ, ये इसका अपर बॉडी पार्ट नहीं है। अपर बॉडी पार्ट मींस टू से दैट ट्रंक, ठीक है। ट्रंक में से होता है स्टूडेंट आपका अपर बॉडी पार्ट। तो जब आप ट्रंक में लगा दोगे ट्रंकलेस, तो बन जाएगा कि सिर्फ 2 लेग्स इसको दिखाई दिया वहाँ पे। ये जैसे आपका एक लेग हो गया, ये एक लेग हो गया, ये डेजर्ट में ऐसे बस 2 लेग धंसा हुआ स्टाइल दिया, और ये काफ़ी बड़े बड़े लेग्स उसको दिखाई दिए। अब इस लेग्स का ऊपर का बॉडी पार्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू दिस ट्रैवलर, ठीक है। इतना तो सबको समझ में आ ही रहा है। और ये जो 2 लेग्स है ये स्टैंड कहाँ पे कर रहा है? ये आपका एक स्टैंड इन द डेजर्ट, मतलब किसी डेजर्ट एरिया में उसको ये 2 लेग्स दिखाई दिए। अभी वो आगे एक्सप्लेन करेगा। जो ओल्ड मैन है, वो जो एंशिएंट ट्रैवलर है, ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड, ही फर्दर एक्सप्लेन्स दैट कि नियर देम, नियर किसके? वो जो 2 लेग इसको दिखाई दिए थे, उस 2 लेग के पास में, ठीक है, इस बात को ध्यान से समझो। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ सैटर्ड विजेस लाइज, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान देने योग्य बात है कि नियर देम, अर्थात वो जो 2 लेक्स दिखाई दिए थे उसके पास में उसको और क्या भी दिखाई दिया? उसके पास में उसको एक और चीज दिखाई दिया सैंड के ऊपर। सैंड मींस टू से दैट कि डिजर्ट एरिया था ऑब्वियसली, तो नीचे मिट्टी नहीं थी, बालू था, सैंड था, डिजर्ट, मड़ी हुई सॉइल थी, ठीक है, डेड सॉइल। और उस मड़ी हुई सॉइल में यानी सैंड में उसको दिखाई दिया हाफ संक। हाफ संक बोले तो कि आधा जमीन में धंसा हुआ। जैसे देखो, अगर यहाँ पे आपका 2 लेग है,
ठीक है। और इस 2 लेग के पास में उसको जमीन पे आधा धंसा हुआ एक सैटर्ड वाइजेस भी दिखाई दिया, मतलब इस साइड मान के चलो कि यहाँ पे उसको एक फेस जमीन पे आधा धंसा हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब ये हुआ आपका सैटर्ड वाइजेस, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है स्टूडेंट कि सैटर्ड वाइजेस क्या होते हैं। तो वाइजेस मीन्स हो गया आपका फेस, ठीक है, और सैटर्ड मीन्स टूटा फूटा, ब्रोकन, ठीक है। अब पोएट ने बहुत ही स्मार्टली ये जो ब्रोकन वर्ड यहाँ पे यूज किया है ना आपका सैटर्ड, ये सिंबॉलिकली है। जो फेस होता है किसी का भी, मुख, वो तुम्हारा ओवरऑल प्रतिनिधित्व करता है, वो तुम्हारा एक ओवरऑल रिप्रेजेंटेशन है। इट्स नॉट दैट कि इट रिप्रेजेंट्स ओनली योर फिजिकल पर्सनैलिटी, इट रिप्रेजेंट्स योर ओवरऑल। क्या होता है कि मैं, वो कैसे हिंदी में कहावत है कि मैं मुख दिखाने लायक नहीं रहा समाज में, यानी कि लोगों की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है उनके फेस से, समझ रहे हो पॉइंट। तो तुम्हारा ऑनर है, जो तुम्हारा रिस्पेक्ट है, जो तुम्हारा प्राउड है, दैट इज रिलेटेड, दैट इज एसोसिएटेड टू योर फेस, टू योर फेशियल एग्जिस्टेंस, ठीक है। कि मुंह काला होना, मुंह नहीं दिखा पाना, ये सब जो कहावत है हिंदी में, इंडिया में भी, ये इसी सब बातों को सिंबलाइज कर रहा है। तो इसको ध्यान से समझो कि यहाँ पे जो सैटर्ड विजेस यूज किया है पोएट ने, ये बहुत ही स्मार्टली यूज किया है। और इस लाइन से एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सैटर्ड विजेस क्या हाईलाइट कर रहा है। तो सैटर्ड विजेस हाईलाइट्स द फैक्ट दैट कि ये सिर्फ फिजिकल, यहाँ पे जो स्टैचू बना हुआ है मिट्टी का, सिर्फ यही नहीं टूटा, उसका जो ओवरऑल प्राइड था, एरोगेंस था, जिसका भी ये स्टैचू है, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, जो उसको लग रहा था कि उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है अपने जीवन में, वो सब खत्म हो गया, वो सब ब्रेक डाउन हो गया, वो सब टूट गया। दैट इज व्हाट दिस लाइन रेफर्स, ओके। ये लाइन आपको सिंपली यही बोल रहे हैं कि 2 पैर के बीच में, उस 2 पैर के पास में जो उसको आधा जमीन में धंसा हुआ एक फेस दिखाई दिया, सैटर्ड विजेस, सैटर्ड विजेस टूटा फूटा फेस दिखाई दिया। और ये टूटा फूटा जो फेस है वो इस बात को दिखा रहा है कि वो जिसका भी स्टैचू है, जो अभी टूटा फूटा स्टैचू वहाँ पे पड़ा हुआ है उस डेजर्ट में, ये टूटा फूटा स्टैचू उस राजा के, उस किंग का जिसका स्टैचू है, उसका अभिमान भी टूट गया इस फेस के साथ। जो स्टैचू का फेस अभी टूटा हुआ पड़ा हुआ है, जमीन पे धंसा हुआ, पहले किसी सम्मान के साथ वहाँ पे बनाया गया होगा, किसी की हिम्मत नहीं रही होगी कि उसको आँख उठा के देखे, उसके ऊपर पत्थर मारे, या बर्ड्स लोग उसके ऊपर आके पॉटी करे, ये सब बर्ड्स लोगों की हिम्मत नहीं थी कि वो सब कर पाते। लेकिन अभी देखो अभी क्या उसकी रह गई है हैसियत, अभी क्या हो गया उसका कंडीशन कि वो जिन जिन चीज़ों को लेके प्राउड फील करता था, अब वही सब चीज़ उसका ख़त्म हो गया। देखो ज़मीन पे धंसा हुआ है, हाफ सब निकल गया हवा में, समझ रहे हो पॉइंट। तो ये सब मेटलिस्टिक अचीवमेंट्स को लेके हम एरोगेंसी फील नहीं करेंगे, मेटलिस्टिक अचीवमेंट्स को लेके हमें प्राइड फील करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। दैट इज़ द सिंपल 1 लाइन मैसेज, ठीक है। आगे देखते हैं फर्दर। तो अभी एक्सप्लेन कर रहा है आपको, ठीक है, वो जो एंशिएंट ट्रैवलर है ये आगे एक्सप्लेन कर रहा है उस टूटे फूटे स्टैचू को जो इसने देखा है। देखो यहाँ पे एक बार मैं फिर से क्विक सॉफ्ट रिवीजन दे देता हूँ। ये जो एंशिएंट ट्रैवलर है, जो हमारे पोएट पीबी शैली को एक टूटे फूटे स्टैचू जो उसने डेजर्ट एरिया में देखा है, जिसके बारे में इनको बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, तो उस टूटे फूटे स्टैचू के बारे में ये ज़्यादा नहीं बता पा रहा है, क्योंकि इस वहाँ पे उस स्टैचू का सिर्फ लेग बचा हुआ है, 2 लेग, और एक फेस जो थोड़ा सा टूट के आगे गिर गया होगा, वो ज़मीन पे आटा धंसा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ है सिर्फ। अब वो क्या देख पा रहा है उसको और आगे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये बोल रहा है कि हु इज फ्राउन, तो किसका फ्राउन, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना भी एक्सप्लेनेशन होगा स्टूडेंट इस स्टैंजा में, ये आपका उस फेस को लेके एक्सप्लेनेशन हो रहा है। कौन से फेस के, वो जो स्टैचू का टूटा फूटा फेस मिला है सैटर्ड विजेस, उसका एक्सप्लेनेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसका जो आपका हुज फ्राउन, फ्राउन मीन्स टू से दैट कि मुरझाया हुआ चेहरा, ठीक है, हुज फ्राउन एंड रिंकल्ड लिप, ठीक है। तो ये जो स्टैचू आप यहाँ पे देख रहे हो जो जमीन पे आधा धंसा हुआ था, इस स्टैचू का जो फ्राउन और रिंकल्ड लिप है, यानी कि सूखा हुआ लिप है और रिंकल्ड लिप है। रिंकल्ड लिप मीन्स टू से दैट कि जो लाइनिंग हो गया है, रिंकल्ड लिप है, एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, ठीक है, यानी कि जो फेशियल एक्सप्रेशन है, स्नीयर मीन्स होता है फेशियल एक्सप्रेशन, ये फेशियल एक्सप्रेशन उसके चेहरे का कैसे आ रहा है, हाव भाव। देखो यहाँ पे मूर्ति के चेहरे की बात हो रही है, ये इसका, ये जो आपका आइडल है, IDOL मूर्ति है ये, ठीक है, मतलब स्टैचू है, स्टैचू के फेस के चेहरे की बात हो रही है। अब आप कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि स्टैचू के फेस का हाव भाव होता है क्या, तो बिल्कुल होता है।
स्टैचू को बनाने वाले जो उसके आर्टिस्ट हैं, जो उसने बहुत ही अच्छे से अगर उसको बनाया है तो बिल्कुल रियल लगता है। जैसे हमारे इंडिया में आप देखते हो कैसे देवी देवताओं की जो फोटो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं उसमें बिल्कुल रियल फीलिंग्स इमोशंस आ जाते हैं, क्योंकि जो आर्टिस्ट है वो अपना दिल उतार देता है, अपना फीलिंग और इमोशन के साथ बनाता है। क्योंकि तुम्हारे अंदर जो फीलिंग है ये ट्रांसफरेबल है, ये एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफ़र होती है वायरलेसली, ठीक है, जैसे डेटा ट्रांसफ़र होता है वैसे। इसके बारे में डिटेल में देखेंगे हम लोग कभी और। तो अभी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इस फेस का, ठीक है, इस फेस का जो एक्सप्रेशन है ये कैसा आ रहा है, ये कोल्ड कमांड आ रहा है, ठीक है। तो कोल्ड कमांड मीन्स टू से दैट कि बहुत ही आपको एक नेगेटिव एक्सप्रेशन उसके फीलिंग उसके फेस से आ रहा है, मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डिस्गस्ट, एक्सप्रेशन ऑफ हेट्रेड, ये आ रहा है इसके फेस से, ठीक है। इसके फेस का जो एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन नहीं है, ये नेगेटिव एक्सप्रेशन आ रहा है। जैसे मतलब कि एक कोई अच्छा आदमी है, उसका अच्छा एक्सप्रेशन आ रहा है, एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन दे रहा है बेचारा, स्माइल, एक अच्छा, वैसा कुछ नहीं आ रहा है। ये बहुत ही कोल्ड एक्सप्रेशन उसके चेहरे का हाव भाव दिख रहा है। जैसे आप देवी देवताओं का फोटो देखते हो अपने यहाँ, तो कैसे एक डिवाइन एक्सप्रेशन आता है, आप देख के उस डिविनिटी में खो जाते हैं। लेकिन इस मूर्ति का ऐसा एक्सप्रेशन नहीं है। इस मूर्ति का एकदम कमांड, रूड एटीट्यूड दिख रहा है उसके फेस पे कि मैं ही मैं हूँ और मेरे सामने कोई नहीं, मैं ही मैं हूँ, बाकी सब चीनी कम। वो एक्सप्रेशन आ रहा है इसके मूर्ति के फेस से, ठीक है। तो ये जो मूर्ति का एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है, ये जो स्टैचू का एक्सप्रेशन हमें पता चल रहा है स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड, इससे हमें क्या पता चलता है? ये बात से भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो स्टैचू का स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड है, इससे हमें क्या पता चलता है, ठीक है। तो स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड से हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो बनाने वाला था, इसका जो मूर्तिकार था, जिसने इसको बनाया था, उसने जिसका वो स्टैचू बना रहा है, यानी कि वो जिस किंग का स्टैचू बना रहा था जिसका नाम ओzymandias था, उसके फीलिंग्स को, उसके पैशंस को बहुत ही अच्छे से समझता था, जिसकी वजह से उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को एक्यूरेटली दिखा पाया मूर्ति में, ठीक है। स्कल्पटर कौन होता है स्टूडेंट्स? स्कल्पटर वो होते हैं जो मूर्ति बनाते हैं, मूर्तिकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको लिखा हुआ है स्कल्पटर विल दोज पैशंस रीड, तो कौन से पैशंस की बात हो रही है? दोज पैशंस, द पैशंस ऑफ द किंग ओzymandias, ठीक है, जिसका स्टैचू है। ये स्टैचू किसका है? टूटा फूटा स्टैचू। ये स्टैचू है किंग का, जिसका नाम था ओzymandias, ठीक है। और ये कहानी आपका इंस्पायर्ड है, एक्चुअली इंस्पायर्ड बाय कि वो इजिप्ट में जो पिरामिड है और वहाँ पे एक इस तरीके का स्टैचू आप देखे होंगे, तरीके का स्टैचू, तो ऐसे स्टैचू से ही इंस्पायर्ड ये पोएम आपका लिखा गया था, ठीक है। जो इस मूर्ति को बनाने वाला मूर्तिकार था, वो बहुत ही अच्छे से किंग के पैशंस को समझ पाया था, वो बहुत ही अच्छे से किंग्स के अंदर के इमोशंस को समझ पाया था, तो ही तो उसके फेशियल एक्सप्रेशन को बिल्कुल रियल दिखा पाया कि उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा था। अब एक बात प्रूफ कैसे होगी कि वो जो मूर्तिकार दिखाया है वो सच में दिखाया है कि वो जानबूझ के तो कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं दे दिया मूर्तिकार को। तो ये बात हमें पता चलती है कि उस स्टैचू के पेडस्टल पे जो बातें लिखी हुई हैं उससे पता चलता है कि किंग की मानसिकता कैसी रही थी, कैसी रही होगी, किंग कैसा पर्सन रहा होगा, उसका फेशियल जो स्ट्रक्चर दिखाया है मूर्तिकार ने वो क्यों ऐसा दिखाया है कि उसके चेहरे के हाव भाव से आपका नेगेटिविटी पता चल रहा है कि वो कोल्ड कमांड दे रहा है, हेट्रेड की फीलिंग आ रही है, डिस्गस्ट की फीलिंग आ रही है, बहुत ही रूड एक्सप्रेशन दे रहा है उसके फेस से, वो मतलब हंसमुख चेहरा उसका नहीं है, कोई अच्छा पॉजिटिव एक्सप्रेशन नहीं आ रहा है उसके फेस से, ठीक है। तो ये तभी संभव है कि जब जो स्कल्पटर है वो बहुत ही अच्छे से उस पर्सन को अंदर तक जानता था, तो ही उसके इमोशंस को बहुत ही अच्छे से दिखा पाया। और इससे एक और बात पता चलता है कि वो जो आपका स्कल्पटर था मूर्तिकार, वो एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर रहा होगा, वो एक बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही स्किलफुल आर्टिस्ट रहा होगा, जिसकी वजह से उसने इतना अच्छा अपना स्कल्पचर बना पाया और जिसकी वजह से उसका आर्ट अभी भी सर्वाइव कर रहा है। उसका आर्ट क्या है? जो रियल एक्सप्रेशंस दिखाया उसने फेस के ऊपर, वो एक्सप्रेशंस तो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। जो किंग अपने आप को बहुत पैसा वाला समझता था, बहुत बड़ा व्यक्ति समझ रहा था, उसको पास लग रहा था कि उसके पास पावर है, उसके पास सब कुछ है, उस किंग की जो अचीवमेंट्स थी वो सब मिट्टी में मिल गई। लेकिन एक गरीब आर्टिस्ट की आर्ट उससे ज़्यादा दिन जिंदा है, वो अभी भी चल रही है। दिस इज द मेन थीम ऑफ दिस पोएम। Its sculptor will those passions read which yet survive। तो यहाँ पे क्या चीज अभी भी सर्वाइव कर रहा है? यहाँ पे आपका सर्वाइव कर रहा है आर्टिस्ट का आर्ट, मूर्तिकार का जो पैशन वो पढ़ा था, जिस पैशन को बहुत ही अच्छे से स्टैम्प कर पाया। कहाँ कहाँ पे? ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स,
ठीक है, ये जो चीजें हैं ये तो लाइफलेस चीजें हैं। तो इस लाइफलेस चीजों के ऊपर ये जो मूर्तिकार है, जो स्कल्पटर है, इसने अपनी पैशंस को लाइफलेस चीजों पे उस मूर्तिकार ने बहुत अच्छे से उन सभी पैशंस को उतार पाया, उन सभी पैशंस को मॉक कर पाया जो रियल एक्सप्रेशंस थे, रियल पैशंस थे किंग के। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द हैंड दैट मॉक्ड देम एंड द हार्ट दैट फेल्ट। ठीक है, देखो तो यहाँ पे बात हो रही है, ये जो हैंड है स्टूडेंट, ये किसका हैंड, ये जो हैंड है स्टूडेंट, ये मूर्तिकार का हैंड है, स्कल्पटर का। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। तो ये मूर्तिकार का हैंड है और ये जो हार्ट है ये हमारा, ये ओzymandias का हार्ट है, किंग का, जिसका ये स्टैचू है। ठीक है, तो ये जो हार्ट है इसका, द हार्ट दैट फेल्ट, ये मतलब यहाँ पे यूज हुआ है कि उसका अपने दिल की इच्छा थी, उसकी जो अपना स्टैचू बनवाना चाहता था, तो उसके मन की इच्छा पूरी हुई। ठीक है, उसका हार्ट फेड हुआ और उसके हार्ट फेड को किसने मूर्ति में उतारा, अच्छे से उसको उतारा आपका जो पोएट है, जो आर्ट, जो स्कल्पटर है, उसने बहुत ही अच्छे से अपने हाथों से उसकी भावनाओं को मॉक किया। मॉक मीन्स टू से दैट कि कॉपी किया, किसके ऊपर, इस लाइफलेस थिंग्स के ऊपर। ठीक है, मॉक मीन्स कॉपी करना है स्टूडेंट्स। तो वो जो किंग था जिसने स्टैचू बनाया, जिसकी दिल की इच्छा थी कि उसकी दिल की पूर्ति की, उसका हार्ट फेट किया, किसने, आर्टिस्ट ने, स्कल्पटर ने। और उसकी जो फीलिंग्स है, उसकी जो रियल एक्सप्रेशंस थी, उसकी जो रियल छवि थी, उस छवि को मूर्ति के ऊपर दिखाया, एक्सप्रेशन, उसका फेशियल एक्सप्रेशन उससे बनाया, अच्छा बनाया पूरा, जैसा ये चाहता था किंग बनवाना, जिस तरीके के एक्सप्रेशन दिखाना चाहता था कि मैं ऐसे हूँ, उस तरीके का ही अच्छे से दिखाया उसको। ठीक है, जैसा वो चाहता था वैसा वो दिखाया। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है हार्ट दैट फेड, यानी उसकी दिल की संतुष्टि हुई वो ये किंग की, कि वो ऐसा ही बनवाना चाहता था। और पोए आर्टिस्ट ने, स्कल्पटर ने अपने हाथों से उसी तरीके की मूर्ति बनाई जैसा वो चाहता था। ये उस लाइन का मीनिंग है। अभी देखो उस वो जो आपका स्टैचू है, उस स्टैचू का एक और चीज वहां पे बचा हुआ था, क्या, पेडस्टल। पेडस्टल क्या होता है, जिसके ऊपर स्टैचू खड़ा रहता है और पेडस्टल के ऊपर ही इंफॉर्मेशंस लिखे जाते हैं। जैसे आप बहुत सारी जगह पे जब गांधी जी का स्टैचू देखोगे तो वहाँ पे देखोगे गांधी जी ऊपर खड़े हैं, नीचे जो पेडस्टल है उस पर उनका दोहा, कविता सब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा अपनी लाइफ में। तो पेडस्टल, अभी इस स्टैचू का भी पेडस्टल बचा हुआ है। ये जो लेग जहाँ पे खड़ा है, इस लेग के नीचे ही पेडस्टल है। ठीक है, पेडस्टल के ऊपर ही लेग बनाया गया है। तो पेडस्टल पे इस किंग ने यहाँ से लेके यहाँ तक जो कोटेशन मार्क के अंदर है, ये सब बातें लिखाई हैं, लिखवाई थी। ठीक है, क्या सब बातें उस पर लिखा हुआ है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। उस पर लिखा हुआ था आपका, माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, लुक ऑन माई वर्क्स यू माइटी एंड डिस्पेयर। देखो, तो ये पेस्टल पे ये लाइन लिखा हुआ था और इन्हीं सब लाइनों से ये बात क्लियर हुआ था कि ये जो आपका किंग है जिसका स्टैचू बनाया गया था, ये एक बहुत ही रूड किंग था, बहुत ही घमंडी राजा था, बहुत ही टायरनी राजा था, बहुत ही अत्याचारी राजा था। इसीलिए उसका एक्सप्रेशन उस तरीके से दिखाए गए थे और वो चाहता भी था दुनिया के सामने एक ऐसी छवि प्रस्तुत करना कि लोग उसको सीरियसली लें। इसकी वजह से ही वो उस तरीके का अपना एक्सप्रेशन बनाया था। ऐसा नहीं कि वो अपना व्हाइट वॉश करना चाहता था और एक अच्छा हंसमुख छवि और एक मासूम छवि दिखवा दे, ऐसा नहीं है। जो रियल में था वैसा ही दिखवा रहा था स्कल्पटर को बोल के, और स्कल्पटर ने भी उसके पैशंस को अच्छे से पढ़ा और मूर्ति पे अच्छे से मॉकिंग किया, मूर्ति पे अच्छे से उतारा नकल करके। ठीक है, ये उसका एग्जैक्ट मीनिंग है। तो ये जो आपका ओzymandias है जिसका स्टैचू था, ये क्या कहना चाहता था, ये इसके इस लाइन से हमें क्या पता चलता है, इसके इस लाइन से हमें ये पता चलता है कि वो कितना घमंडी राजा था और कितना एरोगेंट, उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ था। उसको लग रहा था कि उसने कितनी अचीव कर ली है अपनी लाइफ में। बट बहुत ही ब्यूटीफुली इस पोएम में कितनी आयरनी क्रिएट की गई है। वो जो आपको यहाँ पे बोल रहा है कि माई नेम इज ओzymandias, किंग ऑफ किंग्स, तो ये टाइटल उसने स्वयं अपने लिए यूज किया है। ठीक है, he considered himself the king of king, समझ रहे हो पॉइंट, he says king of kings and what does he say further, look on my works। ठीक है, तो वो अपने काम के बारे में बहुत ज्यादा मुंह से नहीं बोलना चाहता है, he only says that कि look on my works, बाकी तुम खुद ही देखो और खुद ही डिसाइड करो कि एक्चुअली में मैंने कितना बड़ा काम किया है। मतलब वो अपने स्टैचू को लेके, जो उसने बड़ा स्टैचू बनवाया है, उसका बड़ा सा किंगडम है या मोनूमेंट्स उस टाइप में वो बनवाया होगा इसके आसपास, उन सभी चीजों को लेके वो लुक ऑन माई वर्क्स किसको बोल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। कि यहाँ पे जो लुक ऑन माई वर्क्स बोल रहा है, वो बोल रहा है किसको, यू माइटी। ठीक है, तो यू माइटी किसको रेफर कर रहा है स्टूडेंट्स, यू माइटी रेफर कर रहा है आपका अदर मोनार्क्स और दूसरे किंग्स को।
ठीक है। मैंने जो आप लोगों को बताया है कि उस टाइम पे किंग्स लोगों के बीच आपस में कंपटीशन रहता था, कोल्ड वॉर की तरह सिचुएशन चलती थी। किसी एक किंग ने बड़ा सा स्टैचू बना दिया, किसी एक किंग ने आपका बड़ा सा मोन्यूमेंट बना दिया, तो फिर आपका कंपटीशन हो जाता था कि आपको भी उस लेवल का कुछ करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा ओzymandias है, ये अपना बड़ा सा स्टैचू बना के और एक बड़ा सा मोन्यूमेंट बनाया होगा, शायद ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। उसको बना के ये बोल रहे हैं बाकी सब राजाओं को कि लुक ऑन माय वर्क, यू माइटी एंड डिस्पेयर। ठीक है, तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे ये समझने की जरूरत है कि ये जो वाई ई है, ये आर्चेइक यू है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की थोड़ा सा भी जरूरत नहीं है। ऐसे ही हर एक चीज को इतने डिटेल से और एक बार में इतने अच्छे से समझा देता हूं मैं कि आपको दोबारा फिर से न पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बस एक बार क्विक रिवीजन करोगे, माइंड में बिल्कुल प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि ये बोल रहे हैं यू माइटी। ठीक है, तो यू माइटी किसको बोल रहा है? वो दूसरे किंग्स लोगों को बोल रहे हैं। अब दूसरे किंग लोगों को यहाँ पे ये बहुत ही सम्मान के साथ बोला है यू माइटी, कि तुम अपने आप को जो माइटी समझ रहे हो, तुम राजा लोग जो अपने आप को बड़े राजा समझ रहे हो, बिग किंग, बिग माइटी किंग जो समझ रहे हो, सर्व शक्तिशाली, तो वास्तव में तुम लोग हो नहीं। तुम देखो मेरे काम को और फिर सोचो कि तुम्हारी क्या हैसियत है, फिर सोचो कि तुम कितने तुच्छ हो मेरे सामने। सो ये वो दिखाना चाह रहे हैं, मतलब दूसरे को खुद से नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो आगे का लाइन क्या बोल रहा है? फर्दर ही सेज दैट एंड डिस्पेयर। ठीक है, तो डायरेक्ट चैलेंज दे रहे हैं यहाँ पे दूसरे सभी किंग्स लोगों को कि तुमसे तो इस लेवल का स्टैचू और इस लेवल का मोन्यूमेंट रहा बनना, ये तो नहीं बनेगा कभी। तो तुम ज्यादा से ज्यादा क्या ही करोगे? मेरे इस काम को देखोगे और डिप्रेस्ड हो जाओगे, होपलेस हो जाओगे, डिस्पेयर फील करोगे। ठीक है, डिस्पैरिटी, DESPAIR, डिस्पेयर मींस स्टूडेंट स्टेट ऑफ होपलेसनेस। ठीक है, इट मीन्स कि आप मेरे कामों को देखो और होपलेस फील करो, ऐसा कहना चाह रहा है हमारा ओzymandias बाकी सभी रूलर्स को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट पोएट ने यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुली आयरनी क्रिएट कर दिया। पोएट ने क्या आयरनी क्रिएट कर दिया कि he says Ozymandias says look on my works and poet has written here nothing beside remains, कि अब वहां कुछ देखने के लिए है ही नहीं। लुक एट देयर, दैट्स द बिगेस्ट हार्मनी ऑफ ऑल टाइम। अभी चारों तरफ बस दूर दूर तक फैला हुआ क्लोसल रेक है, and boundless and bare, the lone and level sands stretch far away. Look at my mighty work and despair. And अभी देखो, उसका कुछ नहीं बचा हुआ है, nothing remains now. सब डीके हो गया, सब खत्म हो गया। तो मोरल क्या है, मैसेज क्या है? मोरल और मैसेज बहुत ही सिंपल है। आप जो इस मेटेरियलिस्टिक दुनिया को ही सत्य समझ रहे हो, हमारे शास्त्रों में हमेशा से ही लिखा हुआ है कि ये सब माया है, ये सब कंप्यूटर जनरेटेड ग्राफिक है। इसको सत्य समझ के इसमें प्राउड फील करना, इसमें एरोगेंस लाना, ये महामूर्खता है। तो हम अपने जरूर से जुड़ेंगे और जीवन के सत्य की तरफ बढ़ेंगे। बाउंडलेस एंड बेयर, एलिट्रेशन यूज हुआ है स्टूडेंट्स इस लाइन में, इस बात को आप समझोगे। यहाँ पे बाउंडलेस एंड बेयर दोनों बी से शुरू हुआ है, तो ये एलिट्रेशन यूज किया है। तो आयरनी तो यहाँ पे है ही, जब यहाँ पे ये बोल रहा है कि मेरे माइटी वर्क्स को देखो, बट अब वहां देखने के लिए कुछ नहीं है। नथिंग बिसाइड रिमेन्स राउंड द डीके ऑफ द क्लोसल रेक, वहां पे एक बहुत बड़ी क्षति हुई। ठीक है, क्लोसल रेक मींस टू से दैट ह्यूज डिस्ट्रक्शन, बिग डिस्ट्रक्शन, यानी पूरा का पूरा जो किंगडम था वो मिट्टी में मिल गया। ठीक है, पूरा का पूरा जो किंगडम वाला एरिया था जहां पे ये स्टैचू था वो सब डेजर्ट बन गया। चारों तरफ बस डीके ही डीके है, चारों तरफ बस अब मृत्यु का सन्नाटा है। राउंड द डीके मींस टू से दैट कि अब सब डिकम्पोज हो गया, चारों तरफ बस डिकम्पोज है, तुम्हारा कोई माइटी वर्क नहीं बचा हुआ है, सब डिकम्पोज हो गया। ये मतलब एक बहुत बड़ी क्षति हुई, क्लोसल रेक, पूरा किंगडम खत्म हो गया, पूरा किंगडम मिट्टी में मिल गया, सब डेजर्ट बन गया। ठीक है, क्योंकि इजिप्ट में पहले वर्षा होती थी, वहाँ पे हरियाली होती थी, पेड़ पौधे होते थे, जहाँ पे एक बहुत बड़ा डेजर्ट है अभी जिस एरिया में, इजिप्ट का। ठीक है, बट समय के साथ ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब की वजह से ह्यूमन एक्टिविटीज़ से वहाँ डेजर्ट बन गया और पूरा पानी ख़त्म हो गया उधर से, अंडरग्राउंड वाटर, बारिश बंद हो गई, तो जिसकी वजह से वो पूरा डेजर्ट बन गया, समय के साथ सब खत्म हो गया। ठीक है, और अभी वहाँ पे सिर्फ क्या बचा हुआ है? बाउंडलेस एंड वेयर, द लोन एंड लेवल, यहाँ पे भी एलिट्रेशन है। ठीक है, ऊपर वाली लाइन में आर्नी यूज हुई है और यहाँ पे एलिट्रेशन है, द लोन एंड लेवल, सेम कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हुआ है। सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, सैंड्स स्ट्रेच भी एलिट्रेशन का एग्जांपल है स्टूडेंट्स, लोन एंड लेवल भी एलिट्रेशन का एग्जांपल है, बाउंड एंड वेयर भी एलिट्रेशन का एग्जांपल है, तो इसको आप माइंड में रखोगे। ठीक है, बाउंड एंड वेयर, द लोन एंड लेवल सैंड्स स्ट्रेच फार अवे, अभी दूर दूर तक, जहां तक नजर जा सकती है। आवाज कहां तक जानी चाहिए? पाकिस्तान के बॉर्डर तक, वहां तक सिर्फ और सिर्फ
आपका बालू ही बालू है, डिजर्ट ही डिजर्ट। तो स्टूडेंट्स, इसमें एक्सप्लेन करने के लिए तो और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज हम लोग इतना ही देखेंगे। इस क्वेश्चन का एक क्रिटिकल एनालिसिस भी और मैं करूँगा अगर आप लोगों को चाहिए, और कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, या अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस जो इस पोएम से पूछे जाते हैं या किसी भी और पोएम से, उसका आंसर कैसे देना है, इसको लेके एक मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। या फिर आप अगर चाहते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस में आपको डाउट है जो आप पूछना चाहते हो, तो वो सब कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। Let's meet in the second video. If you have not subscribed the channel, subscribe the channel first and foremost, students. इतना तो आप कर ही सकते हो, यहाँ तक अगर आप पढ़ लिए हैं तो।